So let's begin with the chapter limits. Please start listening it very carefully. बहुत आराम से पढ़ो. अब the very first question which comes in mind कि हम limits chapter क्यों पढ़ रहे हैं. पहली बात, limit of what? लिमिट किसकी निकालनी है? फंक्शंस की. फंक्शंस चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? व्हाई इज द लिमिट रिक्वायर्ड एंड हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट. मैं कहीं ना कहीं आपको 11th क्लास में थोड़ा बेसिक्स इसके ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन स्टिल कंसिडरिंग मैं दोबारा बता रहा हूं सारी चीजें, राइट? सो लिमिट ऑफ व्हाट एंड व्हाई लिमिट्स एंड हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स. सो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके बात करते हैं. If I ask you one simple question, fx is equal to x plus let us say 3. हम जानते हैं इसका डोमेन x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है. fx इक्वल टू x प्लस 3 का डोमेन कोई भी रियल नंबर है. अगर मैं इस फंक्शन का नेचर जानना चाहता हूं in the neighborhood of a certain point, I want to know the nature of the function fx in the immediate neighborhood of say x equal to a. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 3 के नेबर में इस ग्राफ का नेचर जानना चाहूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा. लेकिन दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स से अगर मैंने कल को एक फंक्शन लिखा x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड x माइनस 3. हम जानते हैं यहां पर कि जो इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 3 होगा, यानी 3 इसकी डोमेन में नहीं है. एम आई राइट? 3 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. अगर 3 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, तब भी हम इस फंक्शन का ये जो क्वेश्चन है, लेट्स से this if this is applicable for the first as well as the second case कि इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 3 में मैं ग्राफ का नेचर जानना चाहता हूं, फंक्शन का नेचर जानना चाहता हूं, तो मुझे इस केस में आंसर मिलना ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि 3 तो उसकी डोमेन में है ही नहीं. इसी बात को मैं ग्राफिकली अगर मैं प्लॉट करता हूं, मान लो फर्स्ट क्या था, fx इक्वल टू x प्लस 3, और सेकंड केस था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. इसको अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो fx इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ये आ गया. मुझे 3 के नेबर में ग्राफ का नेचर जानना है, तो 3 पर वैल्यू ये आएगी कहीं ना कहीं, राइट? और यहां पर अगर x को 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0,6 आ गई. ठीक है बात?
और इसको हम नो डाउट फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड x माइनस 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर x3 नहीं है। और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो ग्राफ क्या आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, यानी x इक्वल टू 3 तो डोमेन में ही नहीं है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग नो डाउट 3 प्लस 3 ये भी 6 आएगा। जब 3 इनपुट ही अलाउड नहीं है तो 6 आउटपुट कैसे अलाउड हो जाएगा। अब अगर इफ आई रिपीट माई क्वेश्चन नाउ, आई वॉन्ट टू नो द नेचर ऑफ द फंक्शन in the immediate neighborhood of x equal to 3. तो what do we mean by the word immediate neighbor, यहां बात करते हैं। मान लो ये नंबर लाइन है, ये पॉइंट 3 है, ये जो नंबर है जो 3 से थोड़ा सा बड़ा, और ये जो नंबर है 3 से थोड़ा सा छोटा, इसे कह देते हैं 3 प्लस एच, इसे कह देते हैं 3 माइनस एच। जहां पर एच क्या है, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, एच इज टेंडिंग टू 0। व्हाट इज एच? अ very small positive number। दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर एच से डिनोट किया जाता है। इसको दूसरी भाषा में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और 3 माइनस एच यानी 3 से थोड़ा सा छोटा, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड नेबर, अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। एंड इसे कहते हैं अप्रोचिंग 3 फ्रॉम दी राइट हैंड नेबर, यानी अप्रोचिंग 3 फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। यानी ऐसा कुछ की बात कर रहा हूं, 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना मतलब ये रहा, राइट साइड से अप्रोच करना यानी ये रहा। एरोज के थ्रू आई एम वेरी श्योर सबको क्लियर हो रही है बात। लेफ्ट हैंड नेबर का मतलब लेफ्ट पड़ोसी, यानी 3, यानी किस नंबर की बात कर रहे हो उससे थोड़ा सा छोटा, एल्स उससे थोड़ा सा बड़ा अगर राइट नेबर की बात कर रहे हैं। तो अब अपने आप सोच करके देखें, अगर मैं इस ग्राफ में बात करूंगा तो जो लॉजिक ऊपर समझाया लेफ्ट और राइट नेबर का, सो दिस इज नथिंग बट 3 प्लस एच, दिस इज नथिंग बट 3 माइनस एच। सिमिलरली यहां भी बात करें तो ये भी 3 माइनस एच है और ये 3 प्लस एच है। तो 3 माइनस एच पर वैल्यू यहां पॉइंट कर रही है और 3 प्लस एच यहां पर पॉइंट कर रही है। केवल 3 सेकंड केस में डोमेन में नहीं है। 3 से थोड़ा बड़ा नंबर और 3 से छोटा नंबर वो तो डोमेन में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या 3 प्लस एच की, वो हम नहीं बता सकते कॉन्क्रीट वैल्यू, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एच बहुत ही छोटा नंबर है। ये तो हमने जो गैप आपको मैंने दिखा दिया, ये वाला जो गैप है, ये ये विजिबल ही नहीं है, ये तो जस्ट एक तरीके से मान ले जूम करके आपको दिखा दिया है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिट इमीडिएट नेबरहुड। तो इमीडिएट नेबरहुड में, और जब हम पूछते हैं, लिमिट का मतलब होता है मीनिंग या लिखने का तरीका। मीनिंग का मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या होता है लिमिट का, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 3। ये वर्ड यूज किया मैंने यहाँ टेंडिंग टू, x इक्वल टू 3 नहीं बोला मैंने क्या बोला, टेंडिंग टू। इसका मतलब 3 के अगल बगल की बात हो रही है, 3 की बात नहीं हो रही है। मैंने से 3 के अगल बगल की बात हो रही है, 3 के अगल बगल की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के लेफ्ट में
और 3 के राइट में मुझे फंक्शन के नेचर की बात करनी है ना। तो 3 पर बात नहीं करनी है, भले ही 3 डोमेन में हो या ना हो। मेरी बात समझ आई? तो अब मैंने आपको लिमिट की जरूरत क्यों है, वाई लिमिट्स, और किन की लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शंस की निकाल रहे हैं। वाई लिमिट वो मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट नेबरहुड में ग्राफ का नेचर जानना है, इसलिए हम लिमिट की बात करते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो मैंने ग्राफ बना करके दिखा दिया, हाउ टू फाइंड द लिमिट, लिमिट निकालेंगे कैसे। अब लिमिट निकालने का मतलब क्या है, इस ग्राफ पे दोबारा आएंगे, ध्यान से देखें। अब मैंने अभी अभी एक बात लिखी कि लिमिट x tending to a of fx implies x is not equal to a disregards whether fx is defined or not at x equal to a, राइट, कि a पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगली बात कर रहे हैं, लिमिट x tending to a of fx exists at x equal to a if। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले ही बोल दे रहा हूं कंफ्यूजन नहीं होनी है इस बात को लिखते समय। जब भी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर बात करेंगे, कॉन्क्रीट पॉइंट पर बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जानना चाहते हैं, है ना। एक्सटेंडिंग टू, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, आप इस बात को मिटा देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट इफ में दो बातें, LHL is equal to RHL is equal to a finite quantity, CL, और यही बात जो ऊपर लिखी यहां भी, disregards whether fx is defined or not at x equal to a। what is the meaning? हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी x टेंडिंग टू a पर लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x टेंडिंग टू a माइनस, a माइनस का मतलब होता है ग्राफिकली a ये रहा, a से थोड़ा सा कम, ये a माइनस कहलाता है या a माइनस एच कहलाता है अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मैं। और यहां पर x टेंडिंग टू a प्लस, कितना, a से थोड़ा सा कम इसका मतलब, और इसका मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, यानी x को लिखा a माइनस एच, यहां लिखा x को a प्लस एच, किसी भी केस में h 0 को टेंड कर रहा है। यहां तक क्लियर होगी बात? a माइनस और a प्लस, लिमिट लिख दिया h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x की जगह लिखा a माइनस एच, इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां लिखेंगे f ऑफ a प्लस एच, राइट। मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। कुछ भी मान लिया, ऊपर भी लिखी ये बात, से एल, इट इंप्लाइज लिमिट x tending to a of fx exists and
इज इक्वल टू एल, ये मतलब होगा। ये पूरा सारांश है इस बात का। किस क्वेश्चन का आंसर? हाउ टू फाइंड द लिमिट या डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है इस पेज पर जो मैंने लिखा है। यानी हम लिमिट कैसे निकालेंगे, मतलब क्या है? लिमिट का मतलब जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं उसके अगल बगल में बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट का मतलब ए से थोड़ा सा छोटा, राइट का मतलब ए से थोड़ा सा बड़ा। कितना छोटा और कितना बड़ा? एच यूनिट्स। एच क्या है? बहुत छोटा नंबर, टेंडिंग टू जीरो। तो एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है और एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इक्वल टू एल आएगी। लेकिन किसी वजह से इसमें से, ये तीनों बातों में से कोई भी बात अगर फॉलो नहीं हो रही है तो हम लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है कह देंगे। यानी कई बार ऐसा हो सकता है एल एच एल और आर एच एल तो बराबर आ गए लेकिन फाइनाइट नहीं आ रही वैल्यू, है ना? या एल एच एल और आर एच एल ही बराबर नहीं आ रहे हैं, कोई भी केस की बात कर रहा हूं। इन ईदर ऑफ दोज केसेस विच इज डेविएटिंग फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन, द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। और आखिरी बार दोहरा रहा हूं, एक्स टेंडिंग टू ए पर लिमिट अगर निकालनी है किसी पॉइंट पर, तो फंक्शन की डोमेन में वो पॉइंट अवेलेबल होने या ना अवेलेबल, या अवेलेबल ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आई एम वेरी श्योर ये बात सभी को समझ में आ गई। अब अगर मैं उसी डायग्राम पे चलूं दोबारा, तो ध्यान से देखें, क्योंकि फंक्शन यहां x+3 आया, तो अगर मैं यहां एल एच एल की बात करूंगा तो 3 माइनस एच पर बात करूंगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ 3 माइनस एच, वो क्या वैल्यू आएगी? और एफ एक्स 3 + x आ रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे? 3 माइनस एच प्लस 3 की लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऑफ 6 माइनस एच। बट एच तो बहुत ही छोटा नंबर है, इसीलिए लिमिट की वैल्यू 6 लिख देते हो आप। और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तब भी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ 3 + h, यानी 6 + h, और ये भी वैल्यू 6 आएगी क्योंकि ये दोनों बराबर आ रही हैं। तो आंसर विल बी दैट लिमिट एग्जिस्ट एट 3 एंड द आंसर इज 6। और वैसे भी पता लग रहा है यहाँ पर ये जो पॉइंट है 6 है, ये 6 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट में से और ये 6 को अप्रोच कर रहा है राइट में से, तो आंसर यहाँ से 6 आ रहा है। ग्राफिकली भी अगर मैं देखना चाहूं तो ये मैंने आपको क्वेश्चन केवल समझाने के लिए लिया था। अभी अभी हम धीरे धीरे टेक्निक्स हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट, जैसे जैसे चैप्टर में घुसते चलेंगे अंदर हम सीखते चलेंगे, राइट? तो इसी थॉट से अब कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखना मैं शुरू करता हूं, और लिमिट कैसे निकालेंगे, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो उसका आंसर क्या है, इसके ऊपर काम करते चलेंगे। जैसे अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं सो दैट आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पहला क्वेश्चन, अगर निकालना हो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी GIF, इसकी बात करनी है हमें, तो कैसे करेंगे?
एक बार हम LHL की बात करेंगे, एक बार RHL की। पहले LHL की बात कर लेते हैं, यानी x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी x इक्वल टू 0 माइनस h की बात कर लेते हैं, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, h तो पॉजिटिव नंबर होता है, माइनस h की बात करेंगे तो माइनस में आ गई वैल्यू। h की वैल्यू तो मतलब ऐसे टेंडिंग टू 0 का मतलब 0.0000000 इनफाइनाइट बार और आखिरी में 1, ये इतनी सबसे छोटी वैल्यू है h की एक्चुअली। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। माइनस का 0.0000000 आखिरी तक 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, x टेंडिंग टू 0 प्लस की बात हो रही है, यानी x इक्वल टू 0 प्लस h की बात हो रही है, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h। अभी पॉजिटिव नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 आएगा। इसका मतलब LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL। इट implies limit x tending to 0 of greatest integer x does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? सभी लोग चैट में लिख दे प्लीज, चैट इज इनेबल्ड। प्लीज राइट इट फास्ट। वंडरफुल, आई एम एबल टू रिसीव द मैसेजेस। तो सभी को समझ में आ रही है बात की, दैट्स रियली वंडरफुल। तो हमने LHL निकाला, यहाँ RHL निकाला, दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, और इसीलिए हमने आंसर कह दिया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x। फिर दोबारा हम 0 प्लस पर बात करेंगे और 0 के माइनस में बात करेंगे। देखिए, कायदे से अगर हमें स्कूल लेवल पे बात करनी होगी तो हम ऐसे लिखेंगे पूरा का पूरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/h, और tan इनवर्स 1/, अब 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू π/2 आ जाएगी, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और अगर यहाँ बात करूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स के अंदर में अब x को 0 माइनस h पुट करोगे, tan इनवर्स ऑफ 1/ माइनस का h, यानी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, यानी π/2। तो देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख देंगे, है ना। लेकिन अगर हमें स्कूल लेवल पर बात करने की बजाय, यस श्योर है, डोंट वरी, आई विल सेंड द नोट्स राइट आफ्टर द क्लास ऑल्सो, एंड डोंट वरी, मैं थोड़ा सा समय दूंगा लिखने के लिए। सो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव बात करनी है तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप मुझे साफ साफ पता लगना चाहिए। 0 प्लस h, tan इनवर्स के अंदर में इन्फिनिटी जा रहा है तो π/2। अब डायरेक्टली मन में सोचिए, tan इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो माइनस का π/2, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आंसर आगे डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट। आई एम श्योर सबको क्लियर है यहाँ तक बात। आगे चलते हैं। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड्यूलस x डिवाइडेड बाय x।
अब फिर दोबारा 0+ पर बात करेंगे और 0 के माइनस पे बात करेंगे। 0+ का मतलब है x इक्वल टू 0+h, और इसका मतलब है x इक्वल टू 0-h। व्हेन आई से 0+h यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब मॉड के अंदर में h जा रहा है तो h अपॉन h, द आंसर विल बी 1। और यहां पर अगर मैं बात करूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड के अंदर में -h जा रहा है डिवाइडेड बाय -h जा रहा है, क्योंकि x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मॉड के बाहर तो केवल पॉजिटिव नंबर आता है, h पॉजिटिव है, -h नेगेटिव है, तो उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h डिवाइडेड बाय -h, दिस कैंसल्ड आउट, तो दिस वैल्यू इज -1। आपने देखा जो राइट हैंड लिमिट है वो वैल्यू 1 आ रही है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तीसरा एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है। चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ secant x, दिस इज GIF। है ना? तो फिर दोबारा एक बार हम LHL की बात करेंगे, यानी x को पुट किया 0-h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स के अंदर में सीकेंट के अंदर में -h जा रहा है, या फिर RHL की बात करूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स के अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट ऑफ h जा रहा है। अब सीकेंट x के ग्राफ की मैं अलग से बात कर लूं अगर, तो ये cos x का ग्राफ होता है, ये पॉइंट है 0,1। सीकेंट x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, यानी ये पॉइंट 0 है, अगर 0 का प्लस में वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 0 के माइनस में भी वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना? सीकेंट ऑफ अ एंगल विच इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू 1 होती है, 0 से थोड़ा बड़ा तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, राइट? तो अब सीकेंट ऑफ माइनस थीटा बोले या सीकेंट थीटा एक ही बात है। अब 0 से बड़ा, अगर 0 से छोटी वैल्यू जा रही है सीकेंट के अंदर में, तो उसका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, यानी साइन इनवर्स ऑफ अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। और यहां भी बात करूंगा तो वो भी सेम लॉजिक से साइन इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ भी, और ये भी π/2 है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू बराबर आ गई। ये वैल्यू बराबर आ गई, इसमें कोई शक यहां तक? नहीं। तो इसका मतलब देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सीकेंट x का आंसर π/2 आएगा। दैट्स द आंसर यहां पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू π/2 आ रही है, सो दैट्स द फाइनल आंसर, राइट? तरीका वही है। अभी तक हमने दो तरीके के, नो डाउट क्वेश्चन 4 कर लिए, लेकिन दो तरीके के सवाल किए। एक जिसमें आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, और दूसरा जिसमें आंसर π/2 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस में अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन हैज बीन द सेम, यानी
हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वैल्यू चेक करी, बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, फाइनाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, वहां से हमने कंक्लूड किया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या आंसर है, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एम आई राइट? चलते हैं अब अगली बात पे। यशी का क्वेश्चन है, सीकेंड की वैल्यू तो 1 से बड़ी आ रही है, 0 + h एंड 0 - h पे देखो यशी, आराम से सुने मेरी बात, मैं इस बात को यहां लिख दे रहा हूं दोबारा, ध्यान से देखें। सीकेंड एक्स का ग्राफ ये होता है, ये पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट है लेटर से 0 + h, और ये पॉइंट है लेटर से 0 - h, और ये पॉइंट है 0, 1। आप अपने आप देखें, 0 से बड़े नंबर पर वैल्यू 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा बड़ी आ रही है, और 0 से माइनस पर भी वैल्यू 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा बड़ी आ रही है। और कोई भी क्वांटिटी जो 1 से थोड़ी सी बड़ी हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर एज वेल एज हेयर। यशी, क्या ये डाउट समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा पूछे। ओके, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, ये GIF है। तो x टेंडिंग टू π/2 पर बात कर रहे हो। अब देखो जरा, π/2 के प्लस में बात करेंगे और π/2 के माइनस में बात करेंगे। अगर मुझे सारे स्टेप लिखने हैं तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू π/2 + h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ π/2 + h, x की जगह, और यानी यहां पर x इज इक्वल टू π/2 - h, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ π/2 - h। अब ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन 90 + थीटा इज cos थीटा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos h। अब h टेंडिंग टू 0 प्लस पर बात हो रही है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 नहीं आएगी, 0 आएगी, सॉरी, क्योंकि cos थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। एग्जैक्ट 0 होगा तो वैल्यू 1 होती है ना, 0 से बड़ा या 0 से छोटा पर तो वैल्यू 1 से छोटी हो गई, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। और यहां भी बात करूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 90 - थीटा, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos h, ये भी वैल्यू 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट एंड द आंसर इज 0। ये तो हुआ पूरा पूरा लिखना। अगर मुझे पूरा नहीं लिखना है तो डायरेक्टली आपको साइन एक्स का ग्राफ मालूम है, ये मेथड नंबर 2। मैं भी लिखने का समय दूंगा, रुको आ रहा हूं। मेथड नंबर 2 में हम जानते हैं ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, और ये π/2 है, और ये पाई है। तो π/2 के कोरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू 1 आती है, π/2 से थोड़ा सा छोटा पर वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से कम होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 0 हो जाएगा, और π/2 से थोड़ा सा बड़े पर भी सेम होगा। इसलिए डायरेक्टली आप यहां से भी कमेंट कर सकते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और आंसर 0 आएगा। आई एम श्योर 100% क्लियर हो गई बात। किसी को कंफ्यूजन तो राइट इन द चैट, और इस पोर्शन को लिख लें
2 मिनट दे रहा हूँ, राइट इट डाउन। 2 मिनट बाद अगली चीज शुरू करेंगे, लिख लो प्लीज से। आई एम श्योर लिख लिया होगा सभी ने। चलते हैं आगे। सो दिस पोर्शन इज डन। अब लिमिट्स को और बहुत अच्छे से समझने के लिए, अभी भी खत्म नहीं हुई बातें। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। मान लो मैंने कहा एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, 1/x² है अगर x लेस देन -1 है, 2 है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 1, 3 है इफ x इक्वल टू 1, x+1 है अगर x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, और इक्वलिटी भी आ रही है, और -1/x-2 का होल स्क्वायर है अगर x 2 से बड़ा है। तो मैंने ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया विच इज अ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, है ना। अलग अलग x के हिसाब से अलग अलग फंक्शन की वैल्यू आ रही है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप सबको करने के लिए दे रहा हूं और थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर मैं डिस्कस कराऊं। फाइंड द फॉलोइंग। जस्ट अ मिनट। डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू -1 का प्लस ऑफ एफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू -1 का माइनस ऑफ एफ एक्स। तीसरी बात, लिमिट x टेंडिंग टू -1 ऑफ एफ एक्स। फोर्थ बात, लिमिट x टेंडिंग टू 5 ऑफ एफ एक्स। और फिफ्थ बात, लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ एफ एक्स। 2 से 3 मिनट है आप लोगों के पास इन पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, करिए। दो मिनट और लेंगे।
चलिए आई थिंक कर सकते हैं हम लोग डिस्कशन शुरू। -1 से छोटा और -1 से बड़ा, ये -1 से छोटे वाली बात आ रही है, ये -1 से बड़े वाली बात आ रही है। तो -1 के प्लस में तो वैल्यू फंक्शन की 2 आ रही है, तो ये तो 2 आ गई वैल्यू। -1 के माइनस में यानी ये, यानी 1 अपॉन, अगर मैं एच की टर्म्स में बात ना करूं, डायरेक्टली सीधा सीधा समझ में आ रहा है, या -1 पुट करेंगे, है ना। -1 माइनस एच पुट करेंगे तो एच तो छोटा है, 0 को अटेंड करेगा, वो तो बाद में 0 ही हो जाएगा। 1/-1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो लिमिट -1 पर एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। आई एम श्योर ये तरीका सभी को समझ में आया। वर्बली हमने कैसे बात कर ली कि -1 के माइनस में कौन सी डेफिनेशन लगेगी, फंक्शन निकलती हुई है वो देखेंगे, -1 के प्लस में देखेंगे, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही चेक कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। अब एक्सटेंडिंग टू 5, अब यहां देखो ध्यान से, 5 पर बात करने के लिए तो 2 से बड़ा मतलब 5 की बात, यही डेफिनेशन होल्ड ट्रू करेगी। अब इस केस में आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? साफ साफ पता चल रहा है, डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी। तो 5 पुट करोगे, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/9। क्योंकि ये तो तय है, लिमिट तो पक्का एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 2 से बड़े पर वैल्यू फंक्शन की सेम आ रही है हमेशा, है ना। देखो अब ये इसमें भी दो बातें हैं। क्या जरूरी नहीं है हर केस में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे? नो डाउट, बेसिक डेफिनेशन लिमिट की यही कहती है कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हर जगह चेक करें और वो बराबर आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ओवर द पीरियड जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग से चेक करने की जरूरत है, जो कि डेफिनेशन भी कहती है। और बात बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो कि आंसर आएगा या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली, अगर डेफिनेशन में चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन की, जैसे कि अभी फोर्थ क्वेश्चन में कराया एक्सटेंडिंग टू 5, पर डेफिनेशन यही रहेगी, तो 5 + h या 5 - h पुट करने पर भी आंसर सेम ही आएगा। पता ही लग रहा है तो इसलिए उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है ना, ताकि हमारा समय बच पाए क्वेश्चन को करते। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सटेंडिंग टू 2, तो 2 के प्लस में और 2 के माइनस में, ये 2 का प्लस की डेफिनेशन है, ये 2 का माइनस की डेफिनेशन है। तो 2 का माइनस की डेफिनेशन की बात करूंगा तो x को क्या लिखूंगा, 2 से कम है। हाँ शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, आप चैट में लिखो शिवम। आप चैट में लिखो पहले शिवम। 2 का माइनस यानी 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से छोटा पर ये बात आ रही है, तो यानी 2 + 1 यानी लिमिट की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 - h पुट करोगे तो x की जगह 2 - h, और फिर +1 करोगे तो 3 - h, यानी आंसर आएगा 3। और 2 का प्लस की बात कर ले, 2 का प्लस यानी ये, अब ये वाली वैल्यू तो -∞ को जा रही है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट कह देंगे, है ना, एक्सटेंडिंग टू 2 पर। आई एम वेरी श्योर आपको समझ आया कि एक जगह पर फाइनाइट वैल्यू जा रही है, दूसरी जगह पर इनफाइनाइट वैल्यू जा रही है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। इज इट डन? यहां तक समझ में आ गया सभी को शायद? लिख लो इसको फटाफट से, 2 मिनट का मैं लिखने का समय दे रहा हूं, फिर आगे चलेंगे।
चलिए, कंसिडरिंग दिस ऑल्सो डन। आर्यवर्त, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन। ओके आर्यवर्त, मैं कर दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों को मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में माय डियर, आप देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट में हमने कहा -1 के प्लस में बात करनी है। -1 ये रहा, उसका प्लस मतलब उससे ज्यादा। उससे ज्यादा मतलब x ग्रेटर देन -1, यानी ये। तो वैल्यू आ रही है 2। ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दी। -1 का माइनस यानी -1 से छोटा। तो आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू -1 माइनस एच, ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो। यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/x²। x कौन है, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब h को 0 तो पुट करोगे करोगे ना, तो 1/1 1 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, बट ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? आर्यवर्त, आपको समझ आ गई बात, जो भी आपने डाउट पूछा था अभी? ठीक है आर्यवर्त, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं। मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चंस कराए, यूनिफॉर्म फंक्शन वाले। फिर मैंने आपको एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का एक फंक्शन बनाया। अब मैं आपको ग्राफ बना करके दिखा रहा हूं। फिर हम मान के चल लेंगे कि भाई हाँ, अपने को लिमिट्स का मतलब समझ में आ गया है। अब ग्राफ क्या है, सुन लो जरा। दिस इज 0, -2। ये रहा 2, 0। ये रहा ग्राफ मेरा। यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू 4 आएगी। और ये कहीं ना कहीं वैल्यू 2 आ रही है। और ये कहीं ना कहीं -1 है। इस तरीके से ग्राफ है। ये पॉइंट -1 है। सो दिस इज द ग्राफ। पोलो सर्कल का मतलब आपको पता है, क्लोज सर्कल का मतलब आपको पता है। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट वर्ड इन कंफ्यूजन। So this point is denoted by 0, -1, right? Let us say this is the graph of g of x. अब मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्राफ को देख के आपने बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ g of x। अब ध्यान से देखें, 0 के माइनस में बात करोगे और 0 के प्लस में बात करोगे, और ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ से ही डायरेक्टली आंसर दे दोगे। 0, देखो 0 डोमेन में है, क्योंकि 0 पर तो होलो सर्कल नहीं आ रहा, फील्ड आ रहा है यहाँ पर हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता 0 डोमेन में हो या ना हो इससे। 0 के माइनस पर वैल्यू ध्यान से देखो, -1 को पॉइंट हो रही है ना, ये -1 तो है ये। और 0 के प्लस में बात करूंगा तो वैल्यू -2 का अप्रोच कर रही है, ध्यान से देखो, है ना। 0 का प्लस यानी -2 का अप्रोच कर रही है, 0 का माइनस यानी -1 का अप्रोच कर रही है। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो लिमिट का आंसर आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट।
इज दैट क्लियर? इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट की बात करेंगे। अगर हमें लिमिट निकालनी हो x टेंडिंग टू 2 पर ऑफ g ऑफ x। अब ध्यान से देखेंगे, 2 के प्लस पर बात करो और 2 के माइनस में बात करो ग्राफ पर। 2 का प्लस ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जीरो का अप्रोच कर रही है, क्योंकि 2 पर वैल्यू, 2 तो डोमेन में नहीं है लेकिन 2 पर वैल्यू नियरिंग टू जीरो है, तो लगभग जीरो के नजदीक है। और 2 का माइनस यानी ये वाली वैल्यू 2 से थोड़ा सा पहले एक्स एक्सिस पर, ये वाली वैल्यू इस पॉइंट का अप्रोच कर रही है, यानी इस पॉइंट का अप्रोच कर रही है, यानी ये वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है। और ये क्या, ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट का डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये बात समझ आई क्या? प्लीज गो थ्रू करें, 2 मिनट लिए, लिखें इसको, कोई जल्दी नहीं है। वी डन विद दिस। तो सही है, बहुत बढ़िया। अगली बात पे आते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन। मान लो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, x+1। अब ये तो साफ साफ वैल्यू पुट करके आंसर नजर आ रहा है कि 1+1 2 होता है, बात खत्म हो गई। आगे जाने की और बात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गई बात? तो मैंने आपको एक तरीके के क्वेश्चन वो कराए जिनमें आपको एक से लेकर के चार जो क्वेश्चन थे, जिनमें आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत थी। अगर बराबर आ रही थी वैल्यू तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अगर फाइनाइट है तो वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर मैंने आपको एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन बताया, और वहां पर अलग अलग जगह पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में एक ग्राफ आपको गिवन था क्वेश्चन में, वहां पर अलग अलग जगह पर लिमिट निकाली। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, हमें अलग से एलएचएल और आरएचएल करने की जरूरत ही नहीं है। नो डाउट यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल दोनों करेंगे तब तो आंसर तो तब भी आएगी, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों करनी है अपने को? ठीक। अगली बात, यहां तक आई एम वेरी श्योर समझ में आ गई है बातें सभी को। अब अगली बात मैं बोलूं अगर, कि लिमिट, यहां तक क्लियर है? अगर मैंने बोला, मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x² - 1 अपॉन x-1। अब ध्यान से देखो, अगर x को मैं 1 पुट करता हूं यहां पर, वो अलग बात है, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली 1 हम नहीं पुट कर सकते, लेकिन ये कौन सा फॉर्म आ रहा है जिसको कहते हैं 0/0 फॉर्म। x को 1 पुट करेंगे तो 1 - का 1 0, टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म आ रहा है। इसी तरह अगर मैं लिखूं x टेंडिंग टू 2, x² - का 4 डिवाइडेड बाय x-2, फिर दोबारा 0/0 फॉर्म आ रहा है। और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके जो फैक्टर कट सकता होगा वो काटेंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1, x-1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x-1, ये कट गया, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर आंसर आ जाएगा 2। अब यहां पर बात करें इसको सॉल्व कैसे करें, सेम फैक्टराइजेशन, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x-2 इंटू x+2 होल डिवाइडेड x-2, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 2 + 2 वैल्यू 4 आ गई। यहां तक क्लियर हो रही है बात? अब हम जानते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या था क्वेश्चन में, ये एक 0/0 फॉर्म थी, ये भी एक 0/0 फॉर्म थी।
दोनों सेम 0/0 फॉर्म है, इसका आंसर 2 आ रहा है और इसका आंसर 4 आ रहा है। कहने का भावार्थ क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, इनफैक्ट 7 फॉर्म्स होती हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स बोलते हैं। क्या होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का मतलब? जो डिटरमाइन नहीं हो पा रही डायरेक्टली, उनको डिटरमाइन करने के लिए, वैल्यू बताने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। कौन कौन सी होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म? 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, 1 पर इंफिनिटी, 0 पर 0, इंफिनिटी पर 0। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। अब आप कहोगे ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इनडिटरमिनेट, जो डिटरमाइन नहीं हो पा रही। अभी अभी आपने देखा ये 0/0, यहां पर सारा। अब आप तो कह सकते हो सर 1 की पावर तो कुछ भी करेंगे तो 1 होता है, बट नहीं, ये टेंडिंग टू 1 है, ये टेंडिंग टू 0 है, सब चीजें टेंडिंग टू है। आप अपने आप सोच करेंगे, देखो एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी करेंगे तब तो 1 ही आएगा, लेकिन 1 से बड़ा नंबर होगा थोड़ा सा भी, उसकी पावर इंफिनिटी करेंगे तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और 1 से थोड़ा भी छोटा नंबर होगा वो 0 का अप्रोच कर जाएगा, है ना? तो यहां पर हमने 0/0 फॉर्म, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी 0/0 फॉर्म का था, ये भी 0/0 फॉर्म का था। हमने क्या करा, इसमें सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज करा, और अपने पास एक केस में आंसर 2 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो यानी जरूरी नहीं है सेम आंसर आएगा हर फॉर्म का। एक ही फॉर्म के 10 सवाल होंगे, 10 का 10 का अलग अलग आंसर आ सकता है। तो यहां ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि ये 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स के सॉल्व करने के क्वेश्चंस का अलग अलग तरीका होता है, और वो तरीका ओवर द पीरियड इस चैप्टर के अंदर में सीखते चलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में घुसते चलेंगे, है ना? कि 0/0 फॉर्म है तो एक तो फैक्टराइजेशन जैसे मैंने बताई, फिर रैशनलाइजेशन एक तरीका होता है, बायनोमियल थ्योरम एक तरीका होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना एक तरीका होता है। अलग अलग कई कई सारे तरीके हैं, वो सारे एक एक करके समझते चलेंगे। ठीक। हाँ, इन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करके हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, कि आंसर आएगा तो ये आएगा या नहीं आएगा, है ना? दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब वो सारे तौर तरीके क्या क्या होंगे, एक एक करके दोबारा दोहरा रहा हूं, सीखते चले। तो अब लिमिट्स चैप्टर में एंटायरली क्रक्स होता क्या है? आई स्टार्टेड द चैप्टर विद लिमिट किसकी निकालते हैं, आंसर इज फंक्शंस। क्यों निकालते हैं बता दिया, इमीडिएट नेबरहुड में ग्राफ का नेचर जानना है, कैसे जानना है वो बता दिया, लिमिट कैसे निकालनी है वो बता दी, लिमिट का मतलब क्या होता है वो बता दिया, और उसके ऊपर क्वेश्चंस करा दिए। तो आज की क्लास में जो लिमिट्स का जितना पोर्शन मैंने सोचा हुआ था, आई एम डन विद इट। आई ट्राई टू सेंड अ फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर दिस क्लास, ताकि आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लें, राइट?